Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the remaining part of MCQs which are belonging to the paper of BSc second year DDU गोरखपुर। जैसा आप सभी देखे हैं कि हमने पार्ट 1 को दैट इज़ 1 to 25 थर्मल फिजिक्स के MCQs को आपसे डिस्कस कर रखा है अपने पहले वीडियो में। अब हम पार्ट 2 में ऑप्टिक्स से आए हुए MCQs को डिस्कस करेंगे और सही आंसर जानने का प्रयास करेंगे। 26. The points lying on the principal axis of optical system and conjugate to points at infinity are। ये तो डायरेक्टली आपकी परिभाषा है और अगर आपको मालूम हो तो ये फोकल पॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको मालूम होता है रेज फ्रॉम इनफाइनाइट इंसिडेंट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फोकल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू। तो an incident ray parallel to principal axis after refraction passes through, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम इज सेम देन विच कार्डिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। अगर किसी ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों साइड के जो मीडियम है वो सेम है तो कौन सा कार्डिनल पॉइंट्स एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल एंड नोडल पॉइंट्स। ये सब बहुत बेसिक्स प्रॉब्लम है और अगर थोड़ा भी आप पढ़े होंगे तो आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, टू थिन convex lenses having focal length 20 cm and 10 cm are placed coaxial 10 cm apart in air. The equivalent focal length of combination is। तो आपको ये फार्मूला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला आपको ज़रूर से याद होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर आप लोगों को याद भी रहा होगा। आप पाएंगे F इज़ इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ओके, इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और माइनस डी। तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी कैन फाउंड द करेक्ट आंसर इज ए 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का 10 सेंटीमीटर उत्तर होगा, क्वेश्चन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, the inability of a lens to form the white image of white object is called। तो ये कौन सा है, ये है क्रोमेटिक एबिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रोमेटिक एबिरेशन। क्वेश्चन नंबर 31, एन एक्रोमेटिक combination of lenses is formed by। तो वन कॉन्वेक्स लेंस एंड वन कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, स्फेरिकल एबिरेशन ऑफ अ लेंस may be minimized by designing the lens so that the deviation of rays are। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, equal at both surfaces। Question number 33, for constructive interference the phase difference between interfering waves is। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2n पाई। आपको मालूम है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई की बात की जाती है, तो 2n पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अ प्रिज्म इज कट parallel to its base, the resolving power of remaining prism। अगर किसी प्रिज्म को प्रिज्म इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, बेस के पैरेलल काटा गया है, ओके,
तो इसके रिजॉल्विंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको मालूम है डिक्रीज करेगा। ओके, क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। मैं जहाँ बहुत ज़रूरी है मैं वहीं केवल डिस्कशन कर रहा हूँ। लेमडा अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू टी डी म्यू अपॉन डी लेमडा। ओके, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 35, when a light ray travels a distance d in a medium of refractive index mu, then optical path in the medium is। तो ऑप्टिकल पाथ इन द मीडियम इज, तो आपको मालूम होना चाहिए म्यू प्लस डी, तो म्यू डी होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, म्यू डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, to minimize spherical aberration, two lenses of focal length f1 and f2 are placed at a distance equal to। 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, f1 माइनस f2। क्वेश्चन नंबर 37, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ रैम्पसन आईपीस इज। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ रैम्पसन आईपीस इज, तो इसको अगर आप देखें तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आपको आंसर की बहुत सारी वायरल हुई हैं उनमें इसके ऑप्शन सब बहुत गलत दिए गए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f। ओके, और d इज इक्वल टू आप यहाँ से देखें तो क्या दिया गया है, जो d आपका दिया गया है उसको अगर देखा जाए तो 2/3 f। तो इस तरह से आप पा जाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। यहाँ आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वैल्यू को रख देंगे और आफ्टर सॉल्विंग आप पाएंगे वैल्यू आएगी जो f की, यहाँ से ये देखिए 1/f की वैल्यू सिर्फ कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ f की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग आपको 1/f की वैल्यू आएगी, उसको f की वैल्यू जब लिखेंगे तो आपको आएगा 3/4 f। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट सोर्सेस, ए 6 watt and a 100 watt bulb, two bulbs of 60 watt, two halves of 60 watt bulb, two virtual sources obtained by prism। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू वर्चुअल सोर्सेस ऑब्टेन्ड बाय प्रिज्म। यही बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में किए हो तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक वर्चुअल सोर्स डेवलप होता है। तो टू वर्चुअल सोर्सेज जो होते हैं जो बाय प्रिज्म से डेवलप होते हैं वो एक दूसरे के कोहेरेंट होते हैं, क्योंकि वो एक रेज जो होती है वो इनफिनिटी से आती हुई महसूस होती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और वर्चुअल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि नो टू रियल सोर्स आर कोहेरेंट विथ ईच अदर। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, वेलोसिटी ऑफ ई रेज एंड ओ रे आर सेम अलोंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि आपको मालूम है वी ई इज इक्वल टू वी ओ पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट falls on a polaroid, the intensity of emergent light is। इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, तो I0/2। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड पर पड़ेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी हाफ हो जाती है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, बी, I0/2।
फिर मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है बी, I0/2। ये क्वेश्चन पेपर जिस स्टूडेंट ने भेजा है वो थोड़ा टिक लगाया है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अ कैल्साइट crystal is placed over a dot on a piece of paper and rotated. On seeing through the calcite, one will see, okay। 41 का तो on one dot rotating about each other, तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, one dot rotating about each other। Question number 42, the wavelength of light plays no role in, wavelength of light plays no role in कौन सी फिनोमेना में? तो आपको मालूम है वेवलेंथ का महत्व पोलराइजेशन में नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 43, द पोलराइजेशन फिनोमेना कैन टेक प्लेस, जो पोलराइजेशन की फिनोमेना में है वो अपना स्थान लेती है इन ऑल वेव्स, इन स्टैंडिंग वेव्स ओनली, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली, इन ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन की फिनोमेना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, लार्ज अपर्चर टेलीस्कोप आर यूज्ड फॉर, large aperture telescope are used for greater magnification, greater resolution, reducing aberration, और डी है एस ऑफ मैन्युफैक्चर। अब ध्यान दीजिए 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ग्रेटर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जितना ही बड़ा आप अपर्चर लेंगे रिजोल्यूशन आपको उतना ही अधिक मिलेगा। ये चीज़ आप देखे भी होंगे कि बराबर टेलीस्कोप की जब भी बात की जाती है तो उसके डायमीटर की बात बार बार की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेटर रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ place diffraction grating is 1 into 10 to the power minus 6 meter, okay। How many order will be visible if lambda is equal to 5000 angstrom? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा वो 2 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़े हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जहाँ बहुत ज़रूरी होगा, जो मैं देखा हूँ कई जगहों पर कंट्राडिक्शन है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट ऑफ विड्थ ई सेपरेटेड बाई opaque space d, if d is equal to e, the absent orders will be। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए हमें e प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लेमडा, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार e इज इक्वल टू डी है तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2e साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ओके। और यहाँ से आप देखें और एक एक्सप्रेशन मिल गया कि e साइन थीटा इज इक्वल टू यम लेमडा। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए इन दोनों से तो आप पा जाएंगे n/m इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और इस तरह से n की वैल्यू आप पा गए 2m, और m की वैल्यू जब आप 1 2 3 रखेंगे तो जहाँ m का मान होगा 1 2 3, तो इस तरह से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 4 6। तो क्वेश्चन नंबर एंड डॉट डॉट चूँकि आगे भी वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू डॉट डॉट आएगी, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 2 4 6, मतलब जो होगा जो मिसिंग आर्डर है वो 2 4 6 एंड डॉट डॉट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम due to single slit diffraction is at 30 degree for a light of wavelength lambda
If width of slit is 10 into 10 to the power minus 6 मीटर, the wavelength lambda is। अब मैं क्वेश्चन नंबर 47 में इंडिकेट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 47 वास्तव में मिसप्रिंट है। यह 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर नहीं है, बल्कि 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर है। क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर लिखा जाता है तो पहले तो ये राइटिंग स्किल गलत राइटिंग स्किल है, क्योंकि जब 10 टू द पावर माइनस 6 लगा रहा है तो 10 क्यों लेंगे। और जब आप सॉल्व भी किए होंगे तो आपको ये बात मालूम चली होगी कि अगर इस डेटा पर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वेवलेंथ आएगा वो 50,000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो रियली मैं इंडिकेट कर दूँ, वास्तव में क्वेश्चन नंबर 47 में आपको ऑप्शन डी जो आप लोग सही कर रहे होंगे वह तब मिलेगा जब ये वैल्यू आपकी 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होगी। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से ये सवाल लगा लिए होंगे। कैसे, तो फर्स्ट आर्डर डिफ्रैक्शन की बात की गई है तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन के जगह पर 1 हो गया लैम्डा। ओके, इस फार्मूले का आप इस्तेमाल किए होंगे, जहाँ पर आपको ई की वैल्यू दी गई है 10 टू द पावर माइनस यहाँ 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर दी गई है, और साथ ही साथ जो लेमडा है 30 डिग्री दिया गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में ये वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर है। तभी जो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है वो 5000 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। if we can take the width of slit is 1.0 into 10 to the power minus 6 मीटर, बट चूंकि ये मिसप्रिंटिंग है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन डी ही लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर कैन बी डन बाई। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो माइकलसन की बात की जाती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फैबरी पैराट इंटरफेरोमीटर, न्यूटन्स रिंग, बाई प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, इफ यल इज कोहेरेंस लेंथ एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट देन कोहेरेंट टाइम। टाउ की वैल्यू आपको यहाँ से पूछी गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए टाउ इज इक्वल टू होता है सी लेमडा। ठीक है, तो सी लेमडा, तो चूँकि यहाँ यल लिया गया है तो आप पाएंगे कि 49 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यल अपॉन सी। तो टाउ इज इक्वल टू यल अपॉन सी, देख सकते हैं यल का मतलब आप पा जाएंगे मीटर या सेंटीमीटर, और नीचे आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो मीटर मीटर कट गया तो आप पा जाएंगे सेकंड में आंसर। तो हरदम यूनिट मैच करा लेनी चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन है L/C, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, अ जोन प्लेट बिहेव्स लाइक अ। किस तरह का बर्ताव करती है जोन प्लेट? कॉन्वेक्स लेंस की तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमने 25 से लेकर के 50 तक के ऑप्टिक्स पार्ट के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके की को आपसे डिस्कस किया है, और आप इससे अपने को मैच कराए। क्वेश्चन नंबर 51 से 75 जल्द ही। थैंक यू।